नमस्कार दोस्तों, मैं परिणय आपका स्वागत करता हूं ओडिसीज एक्सप्लोरर के इस एपिसोड में। इस चैनल पर आज से पहले बेसिक ट्रेडिशनल चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, जिसमें एनसीईआरटी ज्योग्राफी भी शामिल है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे कि उस जो वीडियो डाले गए हैं उनको ज़रूर देखें और उसको फॉलो करते रहें, इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी मुझे लगता है कि किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उसको मतलब आपकी नींव मजबूत करता है वो, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा उसको। लेकिन साथ में करंट अफेयर्स भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, खास करके जो यूपीएससी होता है और बीपीएससी में भी करंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इवन यूपीएससी पीटी में भी देखें और या मेंस में भी देखें तो करंट के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। इवन जो ट्रेडिशनल कहते हैं कि जो इकोनॉमी हो, ट्रेडिशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या ट्रेडिशनल जो ज्योग्राफी है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। तो करंट अफेयर्स की चीज़ें वो ज़रूरी हैं पढ़ना आप लोगों को। वैसे भी जानना चाहिए कि हमें मतलब आसपास में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो विभिन्न मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे मुद्दों को, सारे टॉपिक्स को ऐसा नहीं करूंगा कि मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि न्यूज़पेपर है, उससे आप पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे जो सप्ताह में होते हैं, या अगर मान लीजिए हो सकता है कि किसी दिन कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा आ गया, उसको मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बतलाने की। नॉर्मली क्या होता है, जब एक कोई मुद्दा, बड़ा मुद्दा जब चलता है तो न्यूज़पेपर और टीवी वगैरह में वो कंटिन्यू आता है, मतलब एक सप्ताह, डेढ़ सप्ताह, कभी कभी महीनों आता है। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जनरली, तो उसको आप भी कवर करने की कोशिश कीजिए और मैं भी कोशिश करूंगा कि वैसे वीडियो आपको दूं ताकि उस मुद्दे की पूरी समझ आपको हो सके। तो इसी क्रम में आपको पता होगा कि अभी 6 नवंबर से COP27 की बैठक हो रही है। तो उस COP27 से संबंधित उसमें भारत क्या बोल रहा है ना, उसके बारे में मैं आपको बतलाना चाहूँगा। जैसे कि इंडियाज़ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एट COP27, मतलब भारत की क्या स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी। तो उसके लिए पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि COP है क्या। COP है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मतलब कोई भी संस्था हो, उसमें ना एक हाई लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी होती है, तो उसको बोलते हैं पार्टीज, मतलब सारे मेंबर्स उसके पार्टीज होते हैं। तो वही जो है कोई डिसीजन लेती है और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाती है उस संस्था से, उस संस्था के सदस्यों से। तो जितनी भी संस्थाएं हैं सब में COP होगा, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सब में होगा। लेकिन हम जिस COP27 की बात कर रहे हैं वो दरअसल UNFCCC से है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये एक्चुअली 1994 में ना ये कन्वेंशन हुआ था एक यूनाइटेड नेशंस का, उसकी के तत्वाधान में। तो उसी के अंदर ये COP की मीटिंग होती है, UNFCCC के फ्रेमवर्क के अंदर में ही। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि है क्या ये UNFCCC। जैसे आपको पता है, नाम से स्पष्ट है कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। आजकल या पिछले काफ़ी सालों से क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और मेन इसमें संघर्ष क्या है, जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है, क्यों हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से। मेनली ग्रीन हाउस गैस मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या इस तरह की कोई भी चीज़ें, ये जो इमिशन हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है। कहा जाता है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर, जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है, मतलब इंडस्ट्रियल एरा जब शुरू हुआ तो ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा। पहले भी बढ़ता था लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं, लेकिन जब इंडस्ट्रीज बहुत सारे बैठने लगे उसके बाद से टेम्परेचर जो है वर्ल्ड का काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर उस समय से, मतलब प्री इंडस्ट्रियल एरा से अगर 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो बिल्कुल हाहाकार मच जाएगा। ये समझ लीजिए बिल्कुल कयामत नहीं बोलते हैं, वो हो जाएगा। मतलब सारे जो बर्फ़ हैं वो गल जाएंगे, सी लेवल ऊपर हो जाएगा, ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी, जो रेन का पैटर्न है, वर्षा का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। जहाँ बाढ़ आता है वहाँ सूखा आने लगेगा, जहाँ सूखा होता है वहाँ बाढ़ आने लगेगा, बहुत तरह की बीमारियाँ आ जाएंगी, फसलें ख़त्म हो जाएंगी। तो क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ख़तरनाक इशू है और उससे निजात पाने के लिए विश्व के सारे देश लगे हुए हैं।
तो दिक्कत क्या है, मतलब अगर सारे देश लगे हैं तो क्यों नहीं हो पा रहा, जो क्लाइमेट चेंज जो मुद्दा है वो कभी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हम लोग टेम्परेचर को कम कर पा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू बढ़ती क्यों जा रही है। दरअसल मुद्दा है सबके साथ आने का। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में मेन संघर्ष है। जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस हैं, उनका कहना है कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत तो डेवलप्ड देशों ने की, उन्होंने ही उस समय जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट किए, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई, और उसी के कारण अभी भी कंटिन्यू होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग। और हम लोग तो नए देश हैं, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन उस रेस में तो नए देश हैं। तो अगर हम लोग अभी से अगर कंट्रोल करेंगे तो हम तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे वहाँ पे जहाँ पे डेवलप्ड कंट्री पहुंच चुके हैं। मुद्दा यही है कि डेवलप्ड कंट्रीज बोल रहे नहीं भाई सबका योगदान होना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज बोल रहे हैं नहीं, आप स्वीकारिए कि भाई आपका योगदान है, आप कीजिए कम, आप हमें पैसा दीजिए ताकि हम उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें, मिटिगेशन जो टेक्निक्स हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मुद्दा यही है, डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के बीच में जो वाद विवाद चल रहा है ना, वही मुद्दा है। तो इसी के लिए बहुत सारे कमेटी, बहुत सारे मीटिंग सब होते रहते हैं। तो इसी में COP27 की बात आती है, मतलब कि वही UNFCCC का जो COP है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उसी की बात आज हम करेंगे। तो सबसे पहले जो 1995 है उसमें होता है बर्लिन में, मतलब जर्मनी में एक सम्मेलन, COP फर्स्ट जिसको बोल सकते हैं। और ये भी UNFCCC के कॉन्फ्रेंस, जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसी के तत्वाधान में होता है। कोई भी जो क्लाइमेट चेंज वाला जो COP है उसी के तत्वाधान में होगा। तो पहली बैठक होती है 1995 में, सब लोग मिले अपना। उसके बाद COP 3 होती है 1997 में, ये क्योटो में होती है। इस समय ना जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो होता है वो क्या किया गया कि उसको कम करने के लिए बाइंडिंग ऑब्लिगेशन दिया गया किसको, डेवलप्ड कंट्रीज को, और इमिशन ट्रेडिंग की बात करी गई। मतलब क्या कि जो ग्रीन हाउस गैस डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो बोले कि भाई डेवलप्ड नेशन जो है वो उस पर बाइंडिंग हो कि भाई तुम ही रिड्यूस करो, डेवलप्ड कंट्रीज ही रिड्यूस करें। COP 3 जो क्योटो में हुआ था 1997 में, उसके बाद बहुत सारे COP हुए, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, मीटिंग हुई, ठीक है। इसमें एक COP 17 जो 2011 में हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? ये डरबन में हुआ था। डरबन में क्या हुआ था कि पहली बार कि जो ऑब्लिगेशंस हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने का, वो डेवलपिंग कंट्रीज को भी उसमें जोड़ा गया, मतलब ऑल कंट्रीज को उसमें जोड़ा गया। मैंने आपको बताया जब क्योटो में COP 3 की मीटिंग हो रही थी उस समय केवल डेवलप्ड कंट्रीज को बताया गया कि भाई तुम ही इमिशन को कंट्रोल करो। लेकिन डरबन वाला जो हुआ उसमें ये हुआ कि नहीं, सारे देश की चूंकि ये प्रॉब्लम है तो सब लोग, सारे देश मिल के कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी तैयार करें जो लीगली बाइंडिंग भी हो इन सब देशों पे, ताकि इमिशन कम हो सके, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हो सके। और उसी समय ग्रीन क्लाइमेट फंड भी बनाया गया डरबन में ही, COP 17 की बैठक में ही एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया जिसमें कि $100 बिलियन पर ईयर देने की बात की गई। क्यों? क्योंकि ताकि उस पैसे का प्रयोग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जमा करेंगे उसमें पैसे, और उसका प्रयोग करेंगे डेवलपिंग नेशंस करेंगे या अंडर डेवलप्ड नेशन करेंगे, ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें जिससे कि कार्बन इमिशन कम हो। ठीक है। अब इसी क्रम में COP 21 आता है, COP 17 2011 डरबन, उसके बाद COP 21 आता है पेरिस जो कि 2015 में हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उसमें जो बात की गई 3 चीज़ों की, पहली चीज़ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, दूसरी एडाप्टेशन और तीसरी फाइनेंस। मतलब क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मतलब क्या, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन की दर को कम करने की बात की गई। COP 21 पेरिस की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें जलवायु परिवर्तन की दर को कम करने की बात कही, मतलब मिटिगेशन की बात की गई। इसमें लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल ये रखा गया कि भाई
जो विश्व का जो तापमान है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े, मतलब 1.5 से 2 डिग्री के बीच में आइडल रहे, ताकि ग्लोबल डिजास्टर ना हो पाए। दूसरी चीज़ की एडेप्टेशन की बात कही, मतलब अगर जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है, तो किस तरह से हम जलवायु परिवर्तन के साथ रहना सीख लें। अगर जो भी थोड़ा बहुत अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो कैसे उसके साथ रहना सीख लें, तो ये एडेप्टेशन की बात हुई। और तीसरी फाइनेंसिंग की बात हुई कि मतलब डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो फाइनेंस करेंगे डेवलपिंग नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशंस को, ताकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें जिससे कार्बन इमिशन रिडक्शन में मदद मिल सके। अब हम आते हैं COP 27 की बात, COP 21 पेरिस एग्रीमेंट। अब यहाँ पे जो चीज़ें अडॉप्ट की गई पेरिस एग्रीमेंट, उसमें ये भी चीज़ें कही गई थी कि सारे देश, जो विश्व के सारे देश हैं, वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे एक निश्चित समय में टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकें, इमिशन को कम कर सकें। उस समय हालांकि ये टाइम फ्रेम निश्चित नहीं, 2020 की बात की गई थी, लेकिन वो बाइंडिंग एक तरह से नहीं था। 2020 के बाद फिर 2022 तक वो टाइम बढ़ा गया था, भाई तब तक तुम अपनी बता दो स्ट्रेटजी कि कब तक कम करोगे और कैसे कम करोगे। तो ये COP 21 की बात हुई। अब COP 26 में इसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी पंचामृत की बात करते हैं। वो 5 पॉइंट उन्होंने बताया था, जिसके आधार पे मतलब एक तरह से वो स्ट्रेटेजी थी जिसके आधार पे हम अपना जो कार्बन इमिशन है वो कम करेंगे, धीरे धीरे शून्य करेंगे। अब फाइनली आते हैं हम लोग COP 27 में, जो कि 6 नवंबर से 18 नवंबर के बीच हो रहा है, एक तरह से अभी हो ही रहा है। ये हो रहा है कहाँ पे? इजिप्ट में ही जो एक सिनाई पेनिनसुला है ना, आप मैप में आप देखेंगे, उसी का एक तटीय शहर है जिसको शर्म अल शेख कहते हैं। उस शर्म अल शेख में ये COP 27 की मीटिंग हो रही है, सारे लोग वहाँ पहुँचे हैं ऑब्वियसली। अब इसी में तमाम तरह की बातें हो रही है, अभी तो वो कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रेटजी बताई, भाई लॉन्ग टर्म में हम कैसे कर सकते हैं। तो भारत ने बताया कि हमारा गोल ये रहेगा कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएं। 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाए मतलब कि उसके बाद कार्बन इमिशन नहीं करेंगे हम लोग, उस समय तक कार्बन इमिशन हमारा 0 हो जाएगा। तो भाई कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने कहा है कि हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? मतलब न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है हमारी, उसको हम 3 गुना कर देंगे 2032 तक। दूसरी, आपको जैसा कि पता है कि जो पेट्रोल जो है उसमें इथेनॉल ब्लेंड करके कार्बन इमिशन को कम किया जा सकता है। भारत में भी 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। तो भारत ने इस COP 27 में कहा कि भाई 2025 तक हम वो जो 10% हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है, इथेनॉल मिलाया जा रहा है, उसको हम 20% कर देंगे। ठीक है। तीसरी चीज़, भारत वालों ने कहा कि भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं उसका हम मैक्सिमाइज यूज करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे हम लोग। ठीक है, इससे भी कार्बन इमिशन कम होगा। और चौथी चीज़ उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको बढ़ाएंगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने से क्या होगा? जैसे नॉर्मली मान लीजिए कि हम एक गाड़ी से चल रहे हैं, एक गाड़ी पे एक आदमी चल रहे हैं, अपनी गाड़ी है, प्राइवेट व्हीकल है, एक गाड़ी से एक आदमी चल रहे हैं। अगर सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ निकालें तो सारी गाड़ियों का इमिशन होगा, उससे ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हैं तो एक बार में बहुत सारे लोग आया जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो है कार्बन इमिशन कम होगा। तो इसलिए इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की बात की गई। और एक चीज़ की, इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की भी बात की गई है। फिर एनर्जी एफिशिएंसी की बात की गई है, मतलब हम अपने जो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लाएं, मान लीजिए बल्ब ही है, तो पहले कैसे वो पीला वाला बल्ब चलता था, अब धीरे धीरे क्या एलईडी पे आए, तो CFL पहले आए, फिर एलईडी पे आए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हम उतनी ही रोशनी, उतनी ही लुमिनेसेंट हम कम एनर्जी यूज करके कर पा रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स लाएंगे ताकि कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तो इसको भी बढ़ाने की बात की गई। और चौथा, कार्बन सिंक। पता है आप लोगों को कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक जैसे पेड़ पौधे हुए, जो जंगल है, वो हमारा कार्बन सिंक है। उसमें क्यों बोलते हैं कार्बन सिंक? आपको पता है, अब सांस में जब लेते हैं तो क्या लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सन में, सनलाइट में, और छोड़ते हैं ऑक्सीजन।
तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, मतलब कार्बन को सिंक कर रहे हैं वो। तो भारत में उस कार्बन सिंक को बढ़ाने की बात कही। कैसे बढ़ाएंगे भाई? फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर को बढ़ा के हम लोग कार्बन सिंक को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो जो हमारा गोल था, जो हमने गोल रखा है 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, उसको पाने की बात हुई। यही हमारी स्ट्रेटजी है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। चैलेंज क्या है कि कैसे हो पाएगा? क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जब बात आती है तो डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं कि भाई वादे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो उतनी फाइनेंसिंग करते नहीं हैं। और फाइनेंसिंग के बिना जो हम बात कर रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर कैपेसिटी को हम अपना 3 गुना कर देंगे 2032 तक, या हम बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको अच्छा करें, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को जो है हम मैक्सिमम यूज़ करने की बात कर रहे हैं, तो इन सब में जो पैसा लगता है वो कहाँ से आएगा? जब तक डेवलप्ड कंट्रीज़ हमें पैसे नहीं देंगे, फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, तब तक इसके बारे में दिक्कत है। जो हमने कहा कि अच्छा टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि भाई न्यूक्लियर कैपेसिटी हम बढ़ा दें, इथेनॉल ब्रांडिंग को बढ़ा दें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है उनके यूज़ को बढ़ावा दें, जो भारत है उसको ग्रीन हाइड्रोजन हब बना दें, एनर्जी एफिशिएंट उपकरण टूल्स जो हैं उनको यूज़ करें, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें। तो ये सब सारी चीज़ें जो है उससे बहुत पैसा, मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे। ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस स्ट्रेटेजी में हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ की मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, तभी जो है ये हम फुलफ़िल कर पाएंगे। और ऑब्वियसली ये कॉमन गोल की बात हो रही है, कॉमन फ्यूचर की बात हो रही है ना, क्योंकि सारे देशों को रहना, सारे देश के लोगों को रहना है इसी धरती पर। इसलिए जब तक कॉमन एफर्ट नहीं मारेंगे तब तक संभव नहीं है कि हम उस डिजास्टर से बच सकें जो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। तो आज हमने एक मुद्दे पे बात की, इसी तरह धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उसको कवर करें। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।